हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आशान। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है, वैसे तो हमारे एग्ज़ाम में आता है, लेकिन आज का मेरा मेन मुद्दा ये है कि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, वर्किंग पे बेस्ड हो, प्रिंसिपल पे हो, 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, उसकी वर्किंग हो, वो आज मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा। केवल आपका काम है इस वीडियो को आराम से तसल्ली से देखना है और नोट्स बनाने जो मैं बोल रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, प्यारा सा टॉपिक, बिना कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहली बात तो ट्रांसफार्मर, सबने अपने गली के बाहर या मोहल्ले में ट्रांसफार्मर को तो ज़रूर देखा होगा, जो रखा हुआ होता है एक। तो कभी कभार कहते हैं कि ट्रांसफार्मर फट गया, ये हो गया, वो हो गया। तो उसी बड़ी सी चीज़ को, लोहे की को बोलते हैं ट्रांसफार्मर। उसका मेन फंक्शन होता क्या है, मतलब वो करता क्या है ट्रांसफार्मर। उसका मेन फंक्शन जो है, मतलब ऐसी एक डिवाइस है जो हमारे वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करती है, हाई से लो और लो से हाई। मतलब उसका मेन काम है वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करना, एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज में, चाहे हाई टू लो करे, चाहे लो टू हाई करे। अब जैसे हम लोग घर पे रह रहे हैं, तो हमारे घर की जो वोल्टेज सप्लाई है वो 220 वोल्ट आती है, जो हम घरों में अप्लायंस होते हैं उसको यूज़ करते हैं। तो फिर तो हमारे जो ट्रांसफार्मर हमारी गली में रखे हुए होते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि जो बाहर से वोल्टेज आ रहा होता है वो हाई वोल्टेज आता है, और जो हमारे घरों में होता है वो 220 वोल्टेज की सप्लाई होती है, इसलिए हम यूज़ करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और जो जहाँ पे मतलब पावर स्टेशन, जहाँ पे करंट बनता है, फिर पावर सप्लाई आती है, वहाँ पे यूज़ होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि वहाँ से लो वोल्टेज में पहले करंट बनता है, फिर पावर जनरेट होती है, फिर सप्लाई होती है इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, फिर तब जाके हमारे घर पे आती है। लेकिन उससे पहले जहाँ तक ट्रांसफ़र होती है, इसलिए वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है। और हाई वोल्टेज में वैसे भी एनर्जी का लॉस काफ़ी होता है, तो फिर हम एनर्जी लॉस को रोकने का भी तरीका हम देखेंगे बाद में। इसी वीडियो में आज हम सब देखने वाले हैं। तो मैंने आपको मोटा मोटा एक आइडिया बता दिया, जो आज का हमारा मेन वीडियो जिस पर रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ट्रांसफार्मर, पहले तो इसकी डेफिनेशन एक सिंपल सी लाइन में मैं लिख दे रहा हूँ। इट इज़ अ डिवाइस that is used to transform the voltage, that is used to transform the voltage। और ये जो वोल्टेज होती है वो होती है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, मतलब वेरी करती रहती है टाइम के साथ साथ। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर। ये हमारे 2 टाइप के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप में क्या होता है, ये मतलब हमारे लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, लो टू हाई। और स्टेप डाउन में हमारी लो वोल्टेज हाई वोल्टेज लो में कन्वर्ट होती है। ये जो हमारे घरों में हमारी गली में जो रखा होता है वो यही ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन, क्योंकि हमारे घर में 220 वोल्टेज की पावर सप्लाई आती है, जो कि ताकि हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चल सकें। बाकी ये वाला हमारा जो यूज़ होता है वो होता है पावर स्टेशन पे, जहाँ पे पावर जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है जहाँ से। तो बाकी एनर्जी हाई वोल्टेज में जो है हमारा एनर्जी का लॉस होता है, काफ़ी कम होता है एनर्जी का लॉस। तो ये सब चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए बनाने में मेरा। तो फिर बस सिंपल सा एक डायग्राम है, ये है एक मटेरियल मेन ट्रांसफार्मर का, जिसमें जो होता है आयरन कोर का बना हुआ होता है, और वो होती है सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करने का मेन मकसद क्या है, ताकि ये पहली बात तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से बना होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करता है उसका मैं फंक्शन अभी आपको बताऊंगा। और एक तरफ ये होती है हमारी प्राइमरी कॉइल, और ये होती है सेकेंडरी कॉइल। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने कम बनाए हैं, यहाँ पे ज़्यादा हैं। ये वेरी भी कर सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा या यहाँ पे कम, वो
होता रहेगा, वो उसको स्टेप अप स्टेप डाउन की तरह आपका मेन मतलब यहाँ से हमारी प्राइमरी से अगर इनपुट वोल्टेज हम दे रहे हैं और यहाँ पे हमारी आउटपुट वोल्टेज जो हमको मिलेगी, इनपुट वोल्टेज ये हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज को शो कर रहा है, एसी को शो कर रहा है। ये हमारी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल, और ये हमारी सेकेंडरी कॉइल। तो जब हम करंट इसे दे रहे हैं तो यहाँ पे मतलब जैसे ये आपको एक तरीके का सोलिनॉइड लग रहा होगा, आपने मतलब देखा होगा कि अगर हम करंट दे रहे हैं तो सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है करंट पास करने पे, जो पैरेलल टू उसके एक्सिस होती है। जैसे मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन में होती है बी, जो होती है म्यू नॉट एन आई। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। आई करंट है और एन नंबर ऑफ टर्न्स है और बी मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे हमारी जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, क्योंकि ये एसी वोल्टेज है, क्योंकि करंट वेरी करता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी होगी टाइम के साथ साथ। तो यहाँ से हमारी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, जो कि पूरी की पूरी यहाँ से पास करेगी, फिर यहीं वापस आ जाएगी। कहने को तो ये पूरी की पूरी पास करती है, लेकिन 100% एफिशिएंट कुछ नहीं होता, लेकिन हम मान के चल रहे हैं 95 to 98% ऐसा ये पूरी की पूरी प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू प्राइमरी पास होती रहती हैं। तो यहाँ से जितनी भी निकली हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो सेकेंडरी में आ रही हैं, फिर वहीं से वापस जा रही हैं। तो ये मतलब इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर का बेस्ड होता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है बोर्ड्स में, म्यूचुअल इंडक्शन। सर म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लास 12 CBSE फिजिक्स का टॉपिक है, उसमें पढ़ा होगा कि जब एक कॉइल से करंट पास होता है जिसकी वजह से प्राइमरी से सेकेंडरी में करंट इंड्यूस होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ऐसा ही कुछ सीन यहाँ पे होता है, एक की वजह से दूसरे में करंट इंड्यूस हो रहा है, मतलब एक में करंट जा रहा है तो दूसरा इंड्यूस हो रहा है। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल है वो इसी पे बेस्ड है। बाकी हमने थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन देख लिया, इसकी प्रिंसिपल देख लिया, अब हम देखेंगे इसकी फंक्शनिंग। तो ये जो मटेरियल है वो सॉफ्ट आयरन कोर का है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही हैं इनको बाहर ना जाने दे, उसको पकड़ के रखे, चिपकाए रखे अपने पास, ताकि वो बाहर ना जाए। इसलिए हम यूज़ करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर, जो बना होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो जब ये फंक्शन चल रही होती है तो फराडे ने कहा था कि मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स गिव राइज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमारा जब यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है, अब आप बोलोगे कि फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो कि एरिया तो मतलब इन दोनों का सेम ही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आ रही है जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो जाएगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज हो रही है? क्योंकि करंट चेंज हो रहा है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा फ्लक्स चेंज होगा। लेकिन फ्लक्स ईच कॉइल में हमारा सेम रहेगा, चाहे हम प्राइमरी की बात करें चाहे हम सेकेंडरी की बात करें, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया हमारा सेम है, इसलिए फ्लक्स भी सेम रहेगा। अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी की इंडिविजुअली बात करें, ये तो मैंने एक एक कॉइल की बात करी जो कि सेम रहेगा। अगर मैं फ्लक्स इन प्राइमरी देखूं तो वो हो जाएगा हमारा NP इंटू फाई। ये फाई क्या है? हमारा फ्लक्स है, और NP है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ऐसे ही हम देखें अगर सेकेंडरी में फ्लक्स क्या होगा हमारा? NS इंटू फाई। यहाँ पे NP और NS है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, और फाई हमारा फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसे हमारा जब करंट इंड्यूस होगा जिसकी वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, उसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा। उसका फॉर्मूला होता है हमारा E इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, जो हमारा फैराडे ने लॉ दिया था, E इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी।
तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा इसे। मैं अगर ईएमएफ इन प्राइमरी और ईएमएफ इन सेकेंडरी अगर मैं कैलकुलेट करूँ यहाँ पे, तो वो हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ एन पी डी फाइव आई डी टी। सिमिलरली here we can see similarly minus of ns d phi by dt। और ये हमारी आ गई दो इक्वेशन। जब हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा मिलता है, ई एस बाई ई पी इक्वल टू एन एस बाई एन पी। और ये हमारी इस पूरे लेक्चर की सबसे बड़ी चीज़ आ गई, जिस पे मैं एक नहीं, दो नहीं, 3 स्टार लगा दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। जो यहाँ से नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे मैंने कम बनाया, यहाँ पे ज़्यादा बनाया है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू ईएमएफ वोल्टेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली मतलब ट्रांसफार्मर, जैसे कि हमने देखा कि ये वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, मतलब मोटा मोटा ये कुछ ना कुछ पावर सप्लाई कर रहा है, पावर को दे रहा है, पावर सप्लाई कर रहा है। तो अगर हम इसको आइडियल सोलेनॉइड की तरह जैसे ट्रीट करते हैं, तो मतलब इसकी पूरी पावर प्राइमरी से सेकेंडरी ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए, इसलिए प्राइमरी की जितनी भी पावर है वो आनी चाहिए सेकेंडरी में। तो उसी को कैलकुलेट करते टाइम हमारे पास आता है दूसरा फॉर्मूला। ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ये आपने लिख लिया होगा अभी तक। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा सब चीज़ें, बस ऐसे ही जुड़े रहिए। थोड़ा सा टॉपिक बचा है, फिर उसके बाद आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको थोड़ा कुछ काम की चीज़ें भी बताऊंगा, जिससे आप एग्ज़ाम में आपका एग्जामिनर खुश हो जाएगा। उसको खोपचे की तरह लिख लेना अपनी कॉपी में। पावर इन प्राइमरी इक्वल टू पावर इन सेकेंडरी। पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। अभी हमारे पास V यहाँ पे है E मतलब EMF, E इंटू आई इक्वल टू E इंटू आई। करंट हमारा सेम है, जो कि अल्टरनेटिंग करंट है। E हमारा EP इक्वल टू ES, EMF ऑफ प्राइमरी, EMF ऑफ सेकेंडरी। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास आता है EP बाई ES इक्वल टू IS बाई IP। ये हमारा आ जाता है दूसरा फॉर्मूला, जिससे प्रूव होता है E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट कम है तो EMF ज़्यादा, करंट ज़्यादा EMF कम। ये EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारा करंट है। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा तो EMF ज़्यादा, अगर करंट ज़्यादा तो EMF कम, अगर करंट कम तो EMF ज़्यादा, और नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा तो EMF ज़्यादा। ये हमारी पूरी इस वीडियो के ये 2 फॉर्मूले हमारे निकल के आए हैं इधर, जो कि सबसे काम के हैं। हमारे फॉर्मूले आ गए, यहाँ पे हमने वर्किंग देख ली, प्रिंसिपल देख लिया, कंस्ट्रक्शन देख लिया। अब हम आते हैं अपने कुछ लॉसेस, एनर्जी के लॉसेस जो हाई वोल्टेज पे बहुत ही कम होते हैं, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। तो मैं इस पूरे को मिटा दे रहा हूँ। अब हम देखने वाले हैं एनर्जी के लॉसेस। एनर्जी के लॉसेस हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर में। एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। सबसे पहला जो हमारा लॉस आता है वो आता है फ्लक्स लीकेज का लॉस। अब आप बोलेंगे सर फ्लक्स लीकेज, फ्लक्स तो प्राइमरी से निकल रहा था, वो सेकेंडरी से निकलता था, प्राइमरी में जा रहा था, वो तो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में जा रहा था, पूरा का पूरा निकल रहा था, पूरा आ रहा था। उसको हम तब कंसीडर कर रहे थे क्योंकि हम उसको सोलेनॉइड को आइडियल सोलेनॉइड की तरह ट्रीट कर रहे थे। लेकिन आपको पता होगा, अगर सर्कुलर हमारी जो कॉइल बन रही थी वो सर्कुलर की फॉर्म में बन रही थी। सर्कुलर में हमारे अगर बायोट सेवार्ट लॉ की तरह देखेंगे तो उससे हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आती है। लेकिन जो यहाँ पे जो निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर भी तो आएगी। अगर हम मान के चलते हैं कि यहाँ से भी निकल जाएगी, यहाँ से भी निकल जाएगी, ये बची हुई
हमारी फ्लक्स ये कहाँ जाएगा, तो इस लॉस को हम कहते हैं फ्लक्स लीकेज। मतलब ये जो एनर्जी के लॉसेस हैं, आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी को मतलब हम बिल्कुल तो बचा नहीं सकते, लेकिन हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। इसलिए हम सॉफ्ट आयरन का कोर यूज़ करते हैं, जो कि इसको थोड़ा मिनिमाइज करने में हेल्प करता है, सॉफ्ट आयरन कोर। जो दूसरा हमारा लॉस है वो है रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग। जो हमने जो वाइंडिंग करी थी ट्रांसफार्मर के एंड्स पे, प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में, वो हमने करी थी कॉपर की। तो जो कॉपर में जो रेजिस्टेंस होता है वो तो होता है कम, लेकिन हम उसकी वाइंडिंग से बचाने के लिए, मतलब उसके रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, हम इधर देखेंगे कि जैसे ये यहाँ पे मैं प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल बना रहा हूँ, इनका जो रेजिस्टेंस आता है आर, हीट का फॉर्मूला होता है हमारा H=I²R/T। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, तो हमको एनर्जी का लॉस यहाँ पे देखना है। तो हम किसी तरीके से हमारे रेजिस्टेंस को हम कम करना चाहेंगे, तो हम पहले तो कॉपर वायर हम यूज़ करते ही हैं साथ में। दूसरा जो आइडिया है हमारा वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन वो है थिकनेस ऑफ वायर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि थिकनेस ऑफ वायर कैसे हो सकता है। पहली बात तो ये जो मैंने बोर्ड पे बनाया था, ये इतना बड़ा ट्रांसफार्मर, आपने देखा वो ट्रांसफार्मर, तो ये मेरा पूरा बोर्ड है, इतना बड़ा होता है, और उसमें भी हम इतने मोटे तार की अगर वाइंडिंग कर देंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी जाएगी। तो ये इतना बढ़िया तरीका तो है नहीं है, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि एक साइड पे जहाँ पे हमारी पावर कम है, जहाँ पे करंट ज़्यादा है, वहाँ पे हम एक साइड में वाइंडिंग कर दें, ताकि हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाए और एनर्जी लॉस से हम बच जाएं। हाँ, तो हम देख रहे थे जैसे कि हमारी हीट इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला होता है I²R/T। तो जब मतलब एनर्जी का लॉस हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट ही होगा, जिसमें I हमारा करंट है और R रेजिस्टेंस है, T टाइम है। तो हम किसी भी तरीके से इसको मिनिमाइज करने के लिए हम रेजिस्टेंस को मिनिमम करना चाहेंगे। तो रेजिस्टेंस को मिनिमम करने का तरीका मैंने आपको पहला बताया था, कॉपर वायर हम यूज़ करते हैं जिसके थोड़ा बहुत मिनिमम हो जाता है। लेकिन जो दूसरा तरीका है वो थोड़ा कैजुअल है, उसको हम मतलब थिकनेस ऑफ वायर, जिससे हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगी अगर हम करेंगे। वैसे भी हमारा ट्रांसफार्मर काफ़ी बड़ा होता है, ऊपर से हम उसमें इतना मोटा टायर यूज़ करेंगे, वो भी कॉपर का, जो हमारी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आएगी। तो हम इसका सॉल्यूशन ये है कि हम एक तरफ की वाइंडिंग मतलब थिकनेस थिक कर दें उसको, वाइंडिंग को। उसका करने का रीज़न ये है, जैसे कि हमारा आर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, उसका फॉर्मूला होता है ρL/A। यहाँ पे एरिया जितना कम उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा, और एरिया जितना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस उतना कम। हमारा एरिया प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में हमारा एरिया कॉइल का सेम ही होता है, लेकिन हमारा करंट, तो हम ये कह सकते हैं कि थिकनेस ऑन दैट साइड वेयर करंट इज मोर, ऑन दैट साइड वेयर करंट इज मोर। क्योंकि करंट का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट से। करंट अगर हमारा 0.5 एम्पियर है तो उसका स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा, 5 एम्पियर है तो उसका स्क्वायर ज़्यादा हुआ। तो फिर हम उसको उस तरफ थिकनेस ऑफ वायर की वाइंडिंग करेंगे जहाँ पे हमारा करंट कम होगा। और करंट कैसे कम होगा ये हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज होता है, इसका मतलब वोल्टेज हाई तो करंट कम, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। वोल्टेज हाई करंट कम, और वोल्टेज ज़्यादा तो करंट भी कम, और वोल्टेज कम तो करंट ज़्यादा। तो स्टेप अप में हमारा करंट कम कहाँ होता है, स्टेप अप में हमारा करंट कम होता है सेकेंडरी साइड में, सॉरी स्टेप अप की बात हम करें तो वहाँ पे E ज़्यादा होता है प्राइमरी में, E ज़्यादा होता है हमारा सेकेंडरी में, और स्टेप डाउन में E ज़्यादा होता है
प्राइमरी में, ई ज़्यादा सेकेंडरी में, तो आई ज़्यादा प्राइमरी में। तो हम यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ स्टेप अप में हम थिकनेस ऑफ वाइंडिंग करेंगे प्राइमरी में, और स्टेप डाउन में हम करेंगे सेकेंडरी में। जिससे कि हमारा एनर्जी का लॉस मिनिमम हो पाए। और चौथा और आखिरी हमारा लॉस होता है हिस्टैरिसीस लॉस। उसको हम उसमें मतलब जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है उसको हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो बार बार मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन अगेन रीमैग्नेटाइजेशन आफ्टर डीमैग्नेटाइजेशन वो करता रहता है, कंटिन्यूसली मैग्नेटाइज करता है मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज। अगर हम स्टील यूज़ करेंगे तो स्टील एक ऐसा सब्सटेंस है, अगर उसको मैग्नेटाइज हम कर देंगे तो वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक मैग्नेटाइज ही रहता है। सॉफ्ट आयरन कोर को उसमें अंदर कैपेबिलिटी होती है उसको अगेन डीमैग्नेटाइज और मैग्नेटाइज करने की, इसलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करते हैं। उसका हिस्टैरिसीस लॉस भी काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पे हमारा एंड होता है पूरे एनर्जी लॉस का और ट्रांसफार्मर के टॉपिक का। होप सो आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपके सारे डाउट हो गए होंगे क्लियर। इसमें छोटे छोटे जो पॉइंट हैं, जैसे मैं यहाँ पे ये 2 पॉइंट लगे हैं, ये हमारे जेई में एक नंबर के 4 नंबर का एक एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है छोटे छोटे पॉइंट से, क्योंकि वहाँ पे आपको डेरिवेशन नहीं पूछी जाएंगी, केवल आपसे वो ये जानना चाहता है कि आपके ट्रांसफार्मर का फंडा क्लियर है, उसमें फॉर्मूला कौन सा लगता है। जेई में तो वैसे भी पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पेपर आता है पूरा, जिसमें आपका 2 फॉर्मूले में काम हो जाएगा। बाकी ये डेरिवेशन वर्किंग वगैरह ये आपके बोर्ड में पूछ सकता है 5 नंबर में, तो आप पूरी बना के लिख देना। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड गिविंग मी अ प्रीशियस टाइम।